स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है 12th है, बायोलॉजी चैप्टर 12, ठीक है ना। चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इनके अनुप्रयोग, या कह सकते हैं जैव तकनीकी एवं इनके अनुप्रयोग, है ना। चलिए, तो इसके मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, है ना। हम लोग सीधा टॉपिक में चलते हैं। सीधा देखिए, उसमें हम लोग पढ़े थे कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के अनुप्रयोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। देखिए, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रोगों का निदान। रोगों का निदान मतलब रोग को पहचानना को रोगों का निदान कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है रोगों का रोकथाम। रोकथाम तो आप जानते हो, है ना। तीसरा था जीन चिकित्सा, और चौथा हम पढ़ेंगे स्टेम कोशिका तकनीक, ठीक है ना। इसको हम लोग एकदम तरीके से चलते हैं, एकदम नो ड्रामा, सीधा हम लोग टॉपिक में चलते हैं, रोगों का निदान। चलिए, तो किसी बाहरी लक्षणों से आरंभ करके उसकी उत्पत्ति के मूल कारणों का पता लगाना रोग का निदान कहलाता है। बाहरी लक्षण मतलब मान लो जाए एक व्यक्ति को टीबी है, क्या है, टीबी। तो टीबी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाहरी लक्षण पहले देखेंगे कि इसको खांसी आ रही है कि नहीं आ रही है, बलगम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बलगम के साथ ब्लड आ रहा है नहीं रहा है ना। तो किसी भी बाहरी लक्षण को आरंभ करके उसकी उत्पत्ति के मूल कारणों का पता लगाना रोग का निदान कहलाता है कि ये जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, कौन सी इसको रोग है, तभी इसको खांसी आ रही है, ठीक है ना। तो टीबी रोग है इसीलिए इसको खांसी रही है, इसको बोलते हैं हम लोग निदान। तो निदान की बहुत सारे तकनीक हैं, जिसमें से कुछ तकनीक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो ये रोगों का निदान तो समझ आ गया। तो किसी बाहरी लक्षण को आरंभ करके उसकी उत्पत्ति के मूल कारणों का पता लगाना ही रोग निदान कहलाता है। जैसे कि टीबी है तो हम उसके बाहरी लक्षण को पहले देखेंगे, खांस रहा है कि नहीं खांस रहा है, उसके आधार पर उसके आंतरिक लक्षण देंगे, उसमें हम लोग टीबी गोल्ड की जांच कराएंगे, या तो सीबी नॉट होता है उसका भी जांच कराते हैं, ठीक है ना, टीबी के लिए, या कहा जाए एक्सरे लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मूल कारण का पता लगाया जाएगा, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं रोग का निदान। तो निदान के बहुत सारे तकनीक है, जिसमें एक दो तकनीक को मैं बताता हूँ। चलिए, तो पहला तकनीक में चलते हैं, डीएनए प्रिवेंस या प्रोब, है ना। पहले बात एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि मान लो जाए एक व्यक्ति है ना, ठीक है, मान लो जाए क्या है, व्यक्ति है, गोल बनाए हुए व्यक्ति है, ठीक है ना। अब कोई वैज्ञानिक, एकदम ध्यान समझना कि कोई वैज्ञानिक है, इस व्यक्ति के शरीर में, है ना, कोई प्रयोग करना चाहता है। तो आप सोच कर देखिए कि आप अपना शरीर दे सकते हो क्या उसको प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक को, नहीं ना, ठीक है ना। या किसी पहले नंबर, जैसे कि नया नया टीका बनाया गया अभी, जैसे वैक्सीन बना हुआ है वायरस का, कोरोना वायरस का, तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया होगा उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर रही होगी, क्या कि इसका इफेक्ट करेगा कि साइड इफेक्ट करेगा, है ना। तो इस तरह से वैज्ञानिक लोग किसी व्यक्ति के शरीर में डायरेक्टली हम लोग कोई प्रयोग नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, इस व्यक्ति के शरीर से कोई डीएनए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल लेते हैं, डीएनए। और डीएनए निकाल लेते हैं, और उस डीएनए को हम लोग उसका प्रोब बनाते हैं। प्रोब मतलब एक प्रकार से क्लोन कह सकते हैं, ठीक है ना। क्लोन मतलब जुड़वा जी, ठीक है ना। उसका प्रोब बनाएंगे। अब उस प्रोब के ऊपर हम लोग कितना भी कोई अन्वेषण कर सकते हैं, कितना भी खोज कर सकते हैं, कितना भी हम लोग उसमें प्रयोग कर सकते हैं, इस डीएनए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। वही कार्य डायरेक्टली किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी जीव के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसका डीएनए का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा रोग है। तो देखिए, डीएनए प्रोब डीएनए के ऐसे संश्लेषित छोटे खंड हैं, है ना, जिनके उपयोग से फॉरेन डीएनए की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। फॉरेन डीएनए मतलब बाहर से आए हुए डीएनए को हम लोग बोलते हैं फॉरेन डीएनए, ठीक है ना। मतलब मनुष्य के शरीर है, उस मनुष्य के शरीर में कुछ अन्य प्रकार के डीएनए आए हुए हैं, है ना, तो उसका पता लगाया जा सकता है ना। ये प्रोब नामांकित रेडियो एक्टिव व नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। नामांकित रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। और एक होता है नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। ये जो डीएनए प्रोब्स है वो रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया डीएनए प्रोब से। आपको समझा दिया ना कि डीएनए प्रोब, पहले मैं नहीं समझा दिया क्योंकि आपको मैं डिटेल बताता हूँ तो ज़्यादा समझ नहीं आता, मतलब डीएनए प्रोब का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। रोग का निदान इसी के आधार पर कर सकते हैं, डीएनए प्रोब के आधार पर, इसी के ऊपर हम लोग अन्वेषण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं एलिजा टेस्ट में। चलिए, यह प्रतिजन प्रतिरक्षी की पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब प्रतिजन मतलब एंटीजन, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी, ठीक है ना। एक चीज़ और समझा देता हूँ इसके लिए भी पहले मैं, कि मान लो जाए हमारे शरीर में एंटीजन रोग उत्पन्न करते हैं, उसको एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एंटीजन बना दिया हूँ।
मान लो हमारे शरीर में कोई प्रकार लेते हैं, ए प्रकार मान लेते हैं, ए प्रकार, ऐसा कोई प्रकार नहीं होता लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई ए प्रकार का एंटीजन प्रवेश करता है शरीर में, या बी प्रकार का एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है। जब शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है ना, तब क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, एंटीबॉडी। यदि एंटीजन ए चला गया है तो हमारा शरीर जान जाएगा कि एंटीजन ए आ रहा है, और हमारे शरीर में क्या बनाना पड़ेगा, एंटीबॉडी ए बनाना पड़ेगा। उसी तरह एंटीजन बी आ रहा है, मान जाए, मैंने बार बार बता रखी है आपको कि ऐसा कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन का नाम होता होगा ना, ठीक है, तो मैं इसको ए नाम दे दिया हूँ, ठीक है ना। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो एंटीजन बी आ रहा है तो हमारे शरीर को पता चल जाता है कि एंटीजन बी आया है, और उसके लिए एंटीबॉडी ए काम नहीं करेगा, इसलिए एंटीजन बी भी बनाना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार के, मतलब इसका सीधा सा एक आंसर है कि जिस प्रकार के एंटीजन आती शरीर में, उसी प्रकार का एंटीबॉडी शरीर में निर्मित होता है, ठीक है ना। चलिए मान लो जाए ये हो गया, ये हमारे रक्त का सीरम है, रक्त का सीरम, ठीक है ना, जिसमें एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीजन है, एंटीजन है, ठीक, एंटीजन फैला हुआ है। अब हम लोग इसमें क्या डाल देते हैं, एंटीबॉडी डाल देते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडी डाल देते हैं ना। तब क्या होगा कि जो प्रकार का एंटीजन है, जैसे कि HIV वाला एंटीजन है, तो HIV वाला एंटीजन है, या कहा जाए कोई TB वाला एंटीजन है, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसी प्रकार का क्या बनना शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडी सुना। तो इसी प्रकार का अगर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि जो वायरस आया है किसके संबंधित है, HIV से संबंधित, या किससे संबंधित है, TB से संबंधित, या किस संबंधित और किसी रोग से संबंधित है। मतलब एंटीबॉडी बनेगा ना, यहाँ पर जो एंटीजन है, बहुत सारे एंटीजन है ना, तो उसी एंटीजन के आधार पर क्या बनेगा, एंटीबॉडी। और जिस प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण होगा तो हमको पता चल जाएगा कि वहाँ उसी तरह का एंटीजन है। जैसे कि यहाँ पर एंटीजन बहुत सारे हैं, ठीक है ना, हमको पता नहीं, अब ए प्रकार का है, बी प्रकार का है, सी प्रकार का एंटीजन है, ठीक है ना। अब हम लोग एंटीबॉडी डालते हैं, तो यदि ए प्रकार का एंटीबॉडी बनता है, एंटीजन है ना, ये सब जने क्या है, एंटीजन है, ए प्रकार का एंटीजन बनता है, तो हमको समझ आना चाहिए कि ए प्रकार का रोग है हमारे पास, ठीक है ना। अगर बी प्रकार का एंटीबॉडी बन रहा है, ए प्रकार का एंटीबॉडी बना, अब बी प्रकार का एंटीबॉडी बनेगा, तो समझ आना है कि बी प्रकार का रोग है। और सी प्रकार का एंटीबॉडी बन रहा है, क्यों, क्योंकि सी प्रकार का एंटीजन होगा ना, इसीलिए सी प्रकार का क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। सी प्रकार का एंटीजन होगा ना, सॉरी बी प्रकार का एंटीजन होगा ना, इसी प्रकार का बी प्रकार का एंटीबॉडी बनेगा। अगर ए प्रकार का एंटीजन होगा ना, तो ए प्रकार का क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। मतलब एंटीजन है, रोग कारक है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर हम लोग एंटीबॉडी डालेंगे इसमें, एंटीबॉडी कुछ मात्रा जी, तो नए जो एंटीबॉडी बनेगा तो वो उसके आधार पर रहेगा, उस रोग के आधार पर रहेगा, जिस रोग का एंटीजन यहाँ पर उपस्थित है ना, उसी के आधार पर क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा। इससे हम लोग पहचान लेंगे कि इसको कौन सा रोग है करके, ठीक है ना। तो यहाँ प्रतिजन प्रतिरक्षी के पारस्परिक क्रियाशील सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वप्रथम रक्त के सीरम को प्लेट पर फैलाता है। चलिए ये प्लेट बना दिया मैंने, ठीक। सर्वप्रथम रक्त के सीरम को इस प्लेट में फैलाया जाता है। स्थिर एंटीजन पर, यहाँ पर स्थिर एंटीजन है, ठीक है ना, क्योंकि जो रोग होगा मतलब एंटीजन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो स्थिर एंटीजन पर एंटीबॉडी पहचानने के लिए रखी जाती है, ठीक है। ये स्थिर एंटीजन उसमें क्या रख देते हैं, एंटीबॉडी रख देते हैं, है ना। इस प्रकार संश्लेषी प्रतिरक्षी के आधार पर, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी, ठीक है ना, इस प्रकार संश्लेषी प्रतिरक्षी के आधार पर रोग कारकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान की जा सकती है। ये रक्त है, सर्वप्रथम रक्त के सीरम को प्लेट पर फैलाया जाता है, फैला दिया, स्थिर एंटीजन पर एंटीबॉडी पहचान के लिए रखी जाती है। अब एंटीजन इसमें फैला हुआ है, इसमें हम लोग डाल देते हैं एंटीबॉडी, क्या डालते हैं, एंटीबॉडी। तो इस प्रकार से संश्लेषी प्रतिरक्षी, मतलब जब एंटीबॉडी डालते हैं तो और अन्य प्रकार के क्या बनते हैं, एंटीबॉडी ही बनते हैं। क्यों, क्योंकि जो रोग कारक है यहाँ पर एंटीजन है, उसी एंटीजन के आधार पर क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा, जिसका हमको पहचाना जाएगा कि ये वाला एंटीजन है तो यही वाला एंटीबॉडी बना, ठीक है। तो स्थिर एंटीजन पर एंटीबॉडी पहचान के लिए रखी जाती है। तो क्या होता है, इस प्रकार संश्लेषी प्रतिरक्षी के आधार पर, मतलब संश्लेषित मतलब नए निर्मित एंटीबॉडी ना, तो नए निर्मित एंटीबॉडी के आधार पर रोग कारकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान की जाती है। HIV के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे आता है रोगों की रोकथाम, दूसरा पॉइंट, रोगों की रोकथाम। कैसे रोगों की रोकथाम होता है कि इसमें देखिए पहला पॉइंट है ना, प्रतिरक्षण हेतु टीके का निर्माण। तो जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ करके हम लोग रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। कैसे, इसमें वैक्सीन टीके का निर्माण संश्लेषित प्रतिजन का क्लोन किए गए जीन की सहायता से किया जाता है। ये एक लाइन में बोलता हूँ तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ठीक है। क्या समझ आएगा, देखिए इसमें वैक्सीन टीके का निर्माण, चलो यहाँ पर मैंने वैक्सीन बना दी, ठीक। अभी कोरोना का बनाने वाले हैं हम लोग,
है ना। इंडिया तो बना नहीं पाया, रूस से आ रहा है शायद। तो इसमें वैक्सीन टीके का निर्माण संश्लेषित प्रतिजन का क्लोन किए गए जीन की सहायता से किया जाता है। चलिए अब ये वैक्सीन बनाना है अपने को, है ना। तो इसमें वैक्सीन का निर्माण संश्लेषित प्रतिजन, प्रतिजन मतलब एंटीजन, ठीक है ना, जो कि रोग उत्पन्न करता है, ये है एंटीजन, एंटीजन का क्लोन किए गए जीन की सहायता से किया जाता है। इसका मतलब ये है, इसमें वैक्सीन का निर्माण संश्लेषित प्रतिजन का क्लोन किए गए जीन की सहायता से किया जाता है। मतलब समझिए कि मान जाए अपने को वैक्सीन बनाना है, क्या बनाना है, वैक्सीन। तब क्या करेंगे कि यह रोग है किसके माध्यम से हो रहा है, कौन से एंटीबॉडी के माध्यम से होता है, उसको पहले पहचानेंगे। तो हम लोग पता चल गया कि ये इस एंटीबॉडी एंटीजन के माध्यम से हो रहा है ये रोग। तब क्या करेंगे, इस एंटीजन का ही हम लोग लेंगे क्लोन, ठीक है ना। इस एंटीजन का ही लेंगे क्लोन, संश्लेषित करेंगे, उसी क्लोन से हम लोग बनाएंगे क्या, वैक्सीन। समझ रहे हो, उसी क्लोन से वैक्सीन बनाएंगे। ये ऐसा ही होता है, जैसे कि सर्प वाला बता रहा हूँ, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मान जाए सर्प काटने का टीका बनाना है, सर्प काटने का क्या बनाना है, टीका, ये टीका है ना। तो कैसे बनेगा टीका, इस सर्प काटने का टीका बनाना है। इस सर्प का नाम मैंने ए लिख दिया, ठीक है, इस सर्प का नाम ए लिख दिया, ठीक है ना। इस सर्प ए का टीका बनाना है, तो क्या बनेगा, इस टीके को बनाने क्या करना है, इसी सर्प का जो विष है उसको निकाल कर ही उसी सर्प का टीका बनाया जाता है। ये याद रखिएगा, मतलब जो टीका बनाना है सर्प के काटने का टीका बनाना है तो इसी सर्प के विष से ही निकाल कर उसको बनाया जाता है। यही है सेम कि एंटीजन का हमको वैक्सीन बनाना है तो क्या करेंगे, इसी एंटीजन का क्लोन बनाएंगे और उसी क्लोन से हम लोग क्या बनाएंगे, टीका बनाएंगे। यही बोला जा रहा है कि इसमें वैक्सीन टीके का निर्माण संश्लेषित प्रतिजन का क्लोन किए गए जीन, अच्छा एंटीजन का क्लोन बनाएंगे तो किसका क्लोन बनाएंगे, एंटीजन के वो जो जीन है, जो जीन उसका उत्पादन करता है ना, उस जीन का हम लोग बनाएंगे क्लोन, है ना। या तो एंटीजन का क्लोन बनाएंगे तो उसमें भी जीन रहेगा ना, और उसी जीन का यूज़ किसके लिए करेंगे, वैक्सीन बनाने के लिए करेंगे। तो इसमें वैक्सीन का निर्माण संश्लेषित प्रतिजन का क्लोन किए गए जीन की सहायता से किया जाता है। जैसे कि रेबीज़ है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड, इस सब का बनाया जा रहा है ना। चलिए आगे आता है इंटरफेरॉन का उत्पादन। इंटरफेरॉन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंटरफेरॉन का उत्पादन दो तरीका से होता है, एक तो प्राकृतिक रूप से होता है, एक तो कृत्रिम रूप से कराया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से जब नहीं होता है शरीर में, पहले बात तो ये कि इंटरफेरॉन है क्या, एक्चुअली में जब हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, रोग कारक प्रवेश करता है ना, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, यही है ना, सेम। तो उसी तरह एंटीबॉडी की तरह ही क्या बनता है, इंटरफेरॉन बनता है। ये क्या करता है, बाहर से आए हुए जो रोग कारक है उसको नष्ट करने का कार्य करता है ये इंटरफेरॉन। तो कैसे बनता है, अगर किसी व्यक्ति में नहीं बनता है तो कैसे बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि रोग कारक जाएगा शरीर में तो एंटीबॉडी बनता है, आप तो जानते हो एंटीबॉडी बनता है। तो इसी एंटीबॉडी की तरह ही क्या बनता है, इंटरफेरॉन भी बनता है, जो ज़्यादा सॉलिड होता है ना। चलिए सबसे पहले बात देख लेते हैं इंटरफेरॉन है क्या, है ना। इंटरफेरॉन उत्पादन दूसरा पॉइंट है ना इसका, किसका, हमारे पास रोग का उपचार है, रोगों का उपचार का, है ना, रोगों की रोकथाम का, जी रोगों की रोकथाम का, है ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इंटरफेरॉन का उत्पादन। तो देखिए इंटरफेरॉन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि विषाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न उद्दीपनों के प्रभाव से जंतु कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, विषाणु संक्रमण के कारण, ठीक है। तो ये एंटीजन बोल रहा हूँ मैं, उसके अंतर्गत कौन आ गया, विषाणु आ गया, ठीक है ना, ओके। तो इंटरफेरॉन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि विषाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न उद्दीपनों के प्रभाव से जंतु कोशिका में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, तथा विषाणुओं के संक्रमण एवं उसके गुणन को रोकती है। मतलब जब शरीर में विषाणु प्रवेश कर जाता है ना, विषाणु के प्रवेश करते ही शरीर को पता चल जाता है कि यहाँ पर विषाणु प्रवेश कर लिया, और किसको उत्पादन करने लगता है, इंटरफेरॉन को उत्पादन करने लगता है, ठीक है ना। तो इसी इंटरफेरॉन को उत्पादन कैसा होता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए इंटरफेरॉन का उत्पादन, तो विषाणु द्वारा इंटरफेरॉन का निर्माण, उसके बाद अन्य विषाणुओं को निम्न प्रकार से समाप्ति की जाती है ना। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि ये प्राकृतिक रूप से, है ना,
कैसे इंटरफेरॉन का उत्पादन होता है ना। जब हम इस किसी व्यक्ति के शरीर में कोई विषाणु प्रवेश करता है तब इंटरफेरॉन बनना कैसे शुरू होता है, देखिए, है ना। सर्वप्रथम इंजेक्टेड विषाणु कोशिका से जुड़ जाता है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा से इसका डिटेल भी देखते रहिए, है ना। ये है विषाणु, ठीक है, विषाणु, और ये है व्यक्ति के शरीर की कोशिका, है ना। चलिए, अब होता क्या, ध्यान से देखिए, है ना, कि सर्वप्रथम इंजेक्ट, है ना, इंजेक्ट किया मतलब इंजेक्ट किए हुए विषाणु, है ना, अंदर किए गए विषाणु। तो सर्वप्रथम इंजेक्ट विषाणु कोशिका से जुड़ जाता है। जो विषाणु है कोशिका से क्या होता है, जुड़ जाता है। विषाणु बाद में यह विषाणु कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश कर, है ना, कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश कर गया, है ना, अपने चारों ओर आवरण बना लेता है। ये विषाणु चला गया अंदर, इसके अपने चारों ओर क्या बना लेता है, आवरण बना लेता है। विषाणु के आरएनए का द्विगुणन होता है। इसमें जो आरएनए होता है, विषाणु में जो आरएनए होता है उसका होता है द्विगुणन। क्या होता है, द्विगुणन। एकदम सिंपल है, देखिए कि सर्वप्रथम इंजेक्ट विषाणु है, जो विषाणु शरीर में प्रवेश कराया गया है ना, वो इंजेक्ट विषाणु कोशिका में जाता है। बाद में यह विषाणु कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश कर अपने चारों ओर आवरण बना लेता है ना। और विषाणु के आरएनए का द्विगुणन होता है। आरएनए क्या होता है, द्विगुणन होता है ना, तथा इसका दूसरा स्टैंड बन जाता है। चलिए, इसका एक स्टैंड बन गया, यहाँ पर दूसरा स्टैंड इसी के अंदर बनाएंगे, दूसरा स्टैंड बन जाता है, ठीक है ना। इस वायरल आरएनए के प्रभाव से, चलिए, अब वायरस जब पहुंचा यहाँ पास, है ना, इस कोशिका में पहुंचा, तो इस वायरल डीएनए आरएनए के प्रभाव से, वायरल मतलब जो बाहर से आया, ठीक है, वायरस डीएनए बोल सकते हो, वायरस आरएनए बोल सकते हैं। तो इस वायरस आरएनए के प्रभाव से कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। जब ये विषाणु कोशिका को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, है ना, कोशिका में प्रवेश करता है ये विषाणु, इसलिए इतना बड़ा विषाणु, ठीक है, प्रवेश करता है। तो प्रवेश करता है जब कोशिका में, तब क्या होता है कि यहाँ कोशिका से पहले जुड़ता है, जुड़ गया, जुड़ने के बाद विषाणु कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश करता है और चारों ओर आवरण बनाता है। ये अपने चारों ओर क्या बना देता है, आवरण बना देता है ना। विषाणु के आरएनए का द्विगुणन होता है। इसके आरएनए का क्या होता है, द्विगुणन, ठीक है, दो भागों में बढ़ गया, द्विगुणन होता है, तथा इसका दूसरा स्टैंड बनता है। इसका दूसरा स्टैंड भी बनता है, एक स्टैंड ये है, दूसरा स्टैंड ये बन जाता है, ठीक है ना। इस वायरल आरएनए के प्रभाव से कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। यहाँ से अब इंटरफेरॉन ई लिख देता हूँ इसको मैं, है ना, इंटरफेरॉन का बनना प्रारंभ हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायरस आ गया है, ठीक है ना। यह इंटरफेरॉन एक कोशिका से दूसरे कोशिका में होते हुए जाते हैं, यहाँ से दूसरे कोशिका में भी प्रवेश करते हैं, है ना, दूसरे कोशिका में पहुँच जाते हैं। यह इंटरफेरॉन एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, है ना, दूसरे कोशिका में होते हुए संपूर्ण शारीरिक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, सभी कोशिकाओं में प्रवेश करने लग जाते हैं, ठीक है ना। कौन, ये जो इंटरफेरॉन है, वो ना कि ये वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इंटरफेरॉन, देखिए ध्यान समझिए कि विषाणु के इंजेक्ट कराया गया इस कोशिका में, ठीक है ना। तो इंजेक्ट हुआ ना, तब ये कोशिका के अंदर गया और कोशिका के अंदर चारों अपना क्या किया, आवरण बना लिया, और विषाणु के आरएनए उसका द्विगुणन हुआ, और द्विगुणन होते ही इसका दूसरा स्टैंड बन गया, है ना, दूसरा स्टैंड बन गया। इसके प्रभाव के कारण इस कोशिका में किसका निर्माण होना शुरू हो गया, इंटरफेरॉन का निर्माण शुरू हो गया। और इंटरफेरॉन का निर्माण होते ही यह इंटरफेरॉन एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, ठीक है, होते हुए पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर जितने भी कोशिका है उस सब कोशिका में क्या बन गया, इंटरफेरॉन बन गया। विषाणु केवल एक ही कोशिका में गया था ना, शुरुआती वाले कोशिका में, अब ये सब कोशिका में इंटरफेरॉन बन गया। अब क्या होता है कि जब दूसरा विषाणु फिर प्रवेश करता है इस कोशिका में, तो इसमें तो इंटरफेरॉन बन गया है ना, ठीक है। इस कोशिका में जाता है तो इसमें भी इंटरफेरॉन बन गया, इस कोशिका में जाता है इसमें भी इंटरफेरॉन बन गया। तो ये इस कोशिका को और द्विगुणन करने से रोकता है। जब इंटरफेरॉन बन जाती है तो यहाँ पर द्विगुणन हो रहा है ना, इसको और द्विगुणन होने से बनता है, मतलब इस प्रकार से इंटरफेरॉन निर्मित होती है। तो यह इंटरफेरॉन एक कोशिका से दूसरे कोशिका में होते हुए संपूर्ण शारीरिक कोशिका में प्रवेश करता है। जब कोई अन्य विषाणु यहाँ पर देखिए, कोई अन्य विषाणु इस कोशिका में प्रवेश करता है, तब उसका आवरण घुल जाता है, इसका आवरण घुल जाता है, तथा उसका आरएनए कोशिका में शेष रह जाता है। चलिए, ये जो विषाणु है इस कोशिका में प्रवेश करता है, ओके, तो इसका जो आवरण है वो तो घुल जाता है, लेकिन इसका जो आरएनए है वो कोशिका में प्रवेश कर लेता है, ठीक है ना। और आरएनए कोशिका में प्रवेश करता है ना, लेकिन कोशिका के अंदर इंटरफेरॉन की उपस्थिति के कारण इस आरएनए का द्विगुणन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर शुरू में गया तो शुरू में इंटरफेरॉन नहीं था,
इस कोशिका विषाणु गया तो जी इंटरफेरॉन नहीं था, तो यहाँ पर द्विगुणन हो गया। द्विगुणन हुआ तब इंटरफेरॉन बनना शुरू हुआ, और ये इंटरफेरॉन एक कोशिका दूसरे कोशिका दूसरे कोशिका ये कोशिका पूरे शारीरिक कोशिकाओं पहुँचता गया। अब कोई दूसरा विषाणु आएगा, ये पहला विषाणु गया तो इंटरफेरॉन बन गया ना, अब ये दूसरा विषाणु आता है, मान जाए दूसरा विषाणु आता है तो यहाँ का आने के बाद ये घुल जाता है, इसका जो आरएनए घुल जाता है, लेकिन केवल आरएनए बचता है ना। अब ये आरएनए बचता है तो इसको द्विगुणन करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरफेरॉन बन चुका होता है। इस कोशिका में आएगा तो इसमें भी इंटरफेरॉन बन चुका होता है। इस प्रकार से इंटरफेरॉन का क्या हो गया? निर्माण हो गया, जो कि रोगों का रोकथाम के लिए आवश्यक है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं कृत्रिम रूप से और कैसे इंटरफेरॉन का उत्पादन, ये तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है ना। ठीक है, कृत्रिम रूप से कैसे करवा सकते हैं? कोशिका विभाजन को प्रेरित करके बार बार कोशिका विभाजन को किसी रसायन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द्विसूत्री आरएनए के द्वारा, ठीक है, द्विसूत्री आरएनए के द्वारा भी इंटरफेरॉन का निर्माण कर सकते हैं, है ना। इंटरफेरॉन निर्माण करने वाले जो जीन्स होते हैं उसमें लगभग 514 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? चलिए, इंटरफेरॉन के प्रकार भी देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट इंटरफेरॉन है ना, ये WBCS द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट है और फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है ना, और ये क्या है? इम्यून है, ठीक है ना। ये एंटीजन द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग इंटरफेरॉन है अपने पास। ठीक है ना। चलिए, आगे आता है इंसुलिन, है ना। इंसुलिन का भी उत्पादन होता है ना, रोगों के रोकथाम के लिए, कि इसमें भी जिन चिकित्सा का यूज़ किया जाता है। पहले देखिए, इंसुलिन का मैं पूरा डिटेल करता हूँ, उसके बाद इंसुलिन बनने की प्रक्रिया भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना। देखिए, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन्स है। इनमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन श्रृंखला होती हैं। कितने? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन श्रृंखला होती है। एक चेन श्रृंखला ए, ठीक है, 2 चेन श्रृंखला होती है ना, बताया जा रहा है इंसुलिन का, है ना। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन्स है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन श्रृंखला होती है। ठीक है ना। एक चेन श्रृंखला ए 21 अमीनो अम्ल युक्त होता है, 21 अमीनो अम्ल युक्त है, इसकी संरचना बताया जा रहा है इंसुलिन का। ठीक है ना। तथा श्रृंखला बी 2 श्रृंखला होती है, बोले ना। ठीक है, 2 चेन श्रृंखला होती है, तो एक चेन श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल युक्त होते हैं, और दूसरा श्रृंखला है वो बी, वहाँ 30 अमीनो अम्ल युक्त होता है। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं आपस में SS डाइसल्फाइड पुल द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है ना। इन बंधों की संख्या 3 होती है। यहाँ पर कितने बंध होते हैं? 3 बंध होते हैं। ठीक है ना। सर्वप्रथम इली लिली कंपनी ने ई कोलाई नामक जीवाणुओं की सहायता से पुनर्योगज DNA तकनीकी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया, इसे ह्यूमुलिन नाम दिया गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिसे किसी के व्यक्ति के शरीर में अगर इंसुलिन नहीं बन रही है तो उस व्यक्ति को क्या हो सकता है? मधुमेह रोग हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो थोड़ा सा कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन्स है, जिसकी कमी से, यहाँ पर लिख सकते हैं जिसकी कमी से है ना, मधुमेह रोग हो सकता है, होता है ना, मधुमेह रोग होता है। ठीक, अब यहाँ शुरू करना कि इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन श्रृंखला होती है। एक चेन श्रृंखला है ए 21 अमीनो अम्ल युक्त होती है, तथा दूसरी श्रृंखला बी 30 अमीनो अम्ल युक्त होती है। दोनों श्रृंखलाएं आपस में SS डाइसल्फाइड पुल द्वारा जुड़ी होती है। इस बंधों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सर्वप्रथम इली लिली कंपनी ने ई कोलाई नामक जीवाणुओं की सहायता से पुनर्योगज DNA तकनीक के द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया गया। तो सर्वप्रथम बनाया गया इंसुलिन का क्या नाम था? क्वेश्चन आता है ह्यूमुलिन। ठीक है ना। अब आता है प्रक्रिया, इंसुलिन उत्पादन की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया आपके सोच समझ कर लिखने का है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। देखिए, इसे मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको मैं नॉर्मल एक तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये मनुष्य की एक कोशिका है। ठीक है ना। अब ये मनुष्य की कोशिका है और ये जीवाणु है। जीवाणु पाया है प्लाज्मिड, ये याद रखिएगा, प्लाज्मिड। इसका मैं डिटेल यहाँ से कर दूंगा थोड़ा से लिख के। तो ये मनुष्य कोशिका है ना। अब चलो, ये वाला एक मनुष्य है जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है। तब क्या करेगा ये मनुष्य? ये क्या करेगा कि कृत्रिम रूप से इसके शरीर में इंसुलिन पहुंचाया जाएगा। तो इंसुलिन का पहले निर्माण करना पड़ेगा ना, उत्पादन करना पड़ेगा ना। तो निर्माण की प्रक्रिया पहले कैसे होता है देखिए, है ना। तो सर्वप्रथम एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में इंसुलिन बन रहा है, उस इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है ना,
उसी जीन के द्वारा बनेगा ना इंसुलिन, ठीक है ना। वो जो बनाने वाले जो इंसुलिन जीन है, ठीक है ना, उसको कहाँ से निकालेंगे? मनुष्य का जो डीएनए है ना, मनुष्य का डीएनए है, उस डीएनए से या जीन से उस डीएनए से उस जीन को निकालेंगे जो जीन क्या बनाता है? इंसुलिन बनने का कार्य करता है। तो यहाँ पर लगेगा आपका इंसुलिन जीन, ठीक है, ओके। और यहाँ जीवाणु कोशिका से लेते हैं हम लोग प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक क्या है जानते हैं आप? प्लाज्मिड एक वाहक है जो ले जाता है, जीन को ले जाता है। इस जीन को हम लोग किसी दूसरे कोशिका में पहुंचाना है तो डायरेक्टली ये जीन नहीं जा सकता, ये जो जीन है नहीं जा सकता, उसके लिए प्लाज्मिड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तब इंसुलिन का जीन है, उस जीन को हम लोग प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे। मान जाए इंसुलिन का जो जीन है वो प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे, प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे, तब यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा पुनर्योगज डीएनए। क्या बनेगा? पुनर्योगज डीएनए। अब इस पुनर्योगज डीएनए को क्या करना है? किसी कोशिका में, जैसे कि ये इकोलाई जीवाणु है, इस इकोलाई जीवाणु को कोशिका में क्या कराता है? इकोलाई जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। किसको? पुनर्योगज डीएनए में, जिसमें क्या है? इंसुलिन उत्पादन करने वाले कौन है? जीन है, इसमें प्रवेश कराता है। तब क्या होता है कि यहाँ वो जीन है अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है। अभिव्यक्ति मतलब कार्य करेगा कि नहीं करेगा? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है। तो ये अपना कार्य करना शुरू करता है और अपना द्विगुणन करता है, जो भी करता है, और इंसुलिन का क्या करने लगता है? निर्माण करने लग जाता है। अब इसी इंसुलिन का यूज़ हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति जहाँ पर इंसुलिन का निर्माण होता है उसके लिए हम लोग कहा जाए वैक्सीन के रूप में कर सकते हैं। वैक्सीन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंसुलिन जिसमें इंसुलिन की कमी है उसके लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इंसुलिन का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल क्या लिखोगे? सर्वप्रथम किसी इच्छित कोशिका से इंसुलिन निर्मित करने वाले इंसुलिन से संबंधित जीन को निकालकर, कोशिका से निकालकर उसे किसी प्लाज्मिड के साथ जोड़कर सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। अब इस पुनर्योगज डीएनए को किसी कोशिका में या इकोलाई जीवाणु की कोशिका में प्रवेश किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पुनर्योगज डीएनए में उपस्थित जो जीन है अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है और इंसुलिन का क्या करता है? उत्पादन करता है। क्लियर? इस तरह से शॉर्टकट में क्लियर करना है आपको। चलिए अगला जो पॉइंट है सी नंबर का, वो है सी, है ना ये, ठीक है। जीन चिकित्सा, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जैव पद्धति का अनुप्रयोग था ना, उसका तीसरा मेन हेड पॉइंट है ना। रोगों का निदान था पहला, दूसरा क्या था? रोगों का रोकथाम, तीसरा है जीन चिकित्सा, ठीक। तो देखिए जीन चिकित्सा क्या है, एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं कि जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी, है ना, में उन विधियों का सहयोग किया जाता है ना, जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। चलिए अब मान लो जाए यहाँ पर एक बच्चा है जो भ्रूण है, अभी पूरा विकसित नहीं है, भ्रूण है, ठीक है ना। इस भ्रूण में कोई दोष होगा कि नहीं होगा ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो क्या किया जाता है कि जीन चिकित्सा के द्वारा, है ना, इसके अंदर कौन से कमी है या कौन से रोग है उसका हम लोग इस व्यक्ति के अंदर, इस भ्रूण के अंदर कौन सा कमी है, कौन सा गुणसूत्र में कमी है, कौन सा रोग है, इन सब की हम लोग जानकारी पता कर सकते हैं। किसके द्वारा? जीन चिकित्सा के द्वारा, है ना। मतलब कि चिन्हित दोष का सुधार भी कर सकते हैं कि इसमें अगर ये बच्चा पैदा होने वाला है तो वो क्या हो सकता है? रोगी हो सकता है, उसमें रोग की पहचान कर उसका इलाज भी किया जा सकता है जीन चिकित्सा के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तो इसी तकनीक ये जो तकनीक है जिसके द्वारा इस रोग का पता लगाया सकता है, उस तकनीक का सहयोग करता है कौन? जीन चिकित्सा, मतलब जैव प्रौद्योगिकी, है ना। तो जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग किया जाता है जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। मतलब इसके अंदर कोई जीन दोष है, उस जीन दोष का क्या किया जाता है? सुधार किया जा सकता है ना। क्लियर? ठीक है। अब बात ही करते हैं इसमें रोग के उपचार के लिए, है ना। यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसमें रोग के उपचार के लिए जीनों को व्यक्ति की कोशिकाएं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है ना। चलिए अब मान लिया इसका दोष क्या करना है? ज्ञात करना है। तब एक जीन है, इस जीन को व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, एक अन्य जीन ना। इसमें रोग के उपचार के लिए जीनों को व्यक्ति के कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है
अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। मतलब इसमें रोग के उपचार के लिए जीनों को व्यक्ति के कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश किया जाता है। चलिए कैसे होता है, चलिए इसका पता लगाया जाता है। लगा लिया किसके माध्यम से, कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पता लगा लिया गया कि इसमें कोई जीन में क्या है, गड़बड़ी है। तब क्या होता है, जो सामान्य जीन है अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए, अनुवांशिक रूप से कोशिका उसमें जो जीन है उसमें गड़बड़ी है ना, तो उस जीन के कोशिकाओं के लिए, उस कोशिकाओं के जीन के लिए, तो अनुवांशिक दोष वाली, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, इसमें रोग के उपचार के लिए जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। ये नॉर्मल पहले बता दिया हमने, इस तरह से होता है करके, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए, ये अनुवांशिक रूप से दोष वाली कोशिका है ना, इस कोशिका के उपचार के लिए सामान्य जीन को, ये सामान्य जीन है, सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्य को संपन्न कर, मतलब यहाँ पर जो निष्क्रिय होता है उसका कार्य को ये सक्रिय वाला जो जीन है वो क्या करता है, संपन्न कर देता है, और उसमें जो कमी उसको क्या करता है, दूर कर देता है। ठीक, चलिए इसको एडीए के उदाहरण के आधार पर समझा सकते हैं। कैसे, देखिए एडीए क्या है ना, इसी के आधार पर हम लोग समझते हैं कि जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में 4 वर्षीय बालिका में एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कैसा होता है, एडिनोसिन डाइएमिनेज से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण, चलिए ये एक जीन है, यहाँ से आपको क्लियर कर देते हैं थोड़ा से, ये एक ऐसा जीन है जो कि एडीए निर्माण करता है, ये जो जीन है वो, ठीक है ना। अब इसी जीन में हो जाता है गड़बड़ी, क्या होता है गड़बड़ी, तो ये एडीए बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो यही बोला जा रहा है कि एडेनोसिन डाइएमिनेज से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण घातक संबद्ध प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। चलिए, क्योंकि ये जीन क्या होता है, गड़बड़ी होती है और एडीए का निर्माण नहीं करता है, तब क्या होता है कि एडिनोसिन डीएमिनेज से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण घातक संबद्ध प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। इसमें रोगी में अक्रियाशील टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट कोशिका आप लोग पढ़े होंगे, जो कि संक्रमण से बचाने का कार्य करता है ना, WBCS कोशिका संबंधित, ठीक है ना। तो इसमें रोगी में अक्रियाशील टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। इसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र में रोगजनक से लड़ने की क्षमता नहीं होती है ना। जीन चिकित्सा के अंतर्गत सर्वप्रथम रोगी के शरीर के रक्त से, ये रोगी है, ये एडीएच जिसके शरीर में एडीएच से संबंधित जीन में गड़बड़ी है ना, उस रोगी का एक शरीर है, ठीक है ना। तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत सर्वप्रथम रोगी के शरीर के रक्त से लसिका अणु को निकालकर, ओके, लसिका संबंधित लिम्फोसाइट है ना, ये लसिका अणु को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जीन चिकित्सा के अंतर्गत सर्वप्रथम रोगी के शरीर के रक्त से लसिका अणु को निकालकर शरीर के बाहर ना, ठीक है ना, संवर्धित किया जाता है। इस लसिका अणु को संवर्धित किया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA है ना, जो पुनर्योगक डीएनए कह सकते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मिड डीएनए कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सक्रिय एडीए का, चलिए एक ऐसा एडीए है, ये किसी दूसरे के शरीर से निकाला गया एडीए है, जो एडीए उत्पन्न करने वाले जीन है। क्योंकि इसके शरीर का जो जीन है उसमें गड़बड़ी हुई है ना, तो एक ऐसा सक्रिय एडीए निर्मित करने वाला जो जीन है उस जीन का सहायता लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लसिकाओं को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद संवर्धित करते हैं। सक्रिय एडीए का cDNA, जो सक्रिय एडीए है ना बनाने वाला जो जीन है, उसका जो cDNA है, उस cDNA को लसिकाणु में प्रवेश करता है। इस लसिकाणु में क्या करवाते हैं, प्रवेश कराते हैं, ठीक है ना। अंत में रोगी के शरीर में समाकलित करते हैं। मतलब ये जो लसिका है जिसमें एडीए नहीं भर रहा था, तो एडीए से संबंधित जो जीन है उसको हम लोग इस लसिकाणु में स्थानांतरित करते हैं, फिर उस लसिका को उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसमें फिर एडीए बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए ये लास्ट पॉइंट है, वो है स्टेम कोशिका तकनीक, है ना, D नंबर का, है ना। समझिए कि स्टेम कोशिका तकनीक ऐसी तकनीक है जिनमें स्टेम कोशिका की सहायता से विभिन्न जानलेवा एवं अन्य बीमारियों के उपचार किए जाते हैं। स्टेम कोशिका की सहायता से, ठीक है ना। अब स्टेम कोशिका क्या है, स्टेम कोशिका एक अविशेषीकृत, हमें स्टेम कोशिका तकनीक के बारे में पढ़े अभी ना, ठीक है ना। अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं कि स्टेम कोशिका एक अविशेषीकृत
अविभाजित अनुवांशिक कोशिका है जो कि विभाजित होकर अपने जैसे प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है। चलिए, किसी व्यक्ति के शरीर में मान लो जाइए स्टेम कोशिका है, तो स्टेम कोशिका एक अविशेषीकृत है ना अविभाजित अनुवांशिक कोशिका है जो कि विभाजित होकर है ना अपने जैसे प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको डाउट लगेगा क्या कि अविशेषीकृत है और अविभाजित है ना, मतलब किसी की तरह वो विभाजित नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसमें स्वयं विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो स्टेम कोशिका एक है ना एक अविशेषीकृत अविभाजित अनुवांशिक कोशिका है जो कि विभाजित होकर अपने जैसे प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है तथा विभेदित होकर मतलब बंटकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे यकृत कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं एवं विशिष्ट कोशिकायुक्त कार्ययुक्त कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं। स्टेम कोशिकाएं नियमित विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनाती तथा उपस्थित ऊतकों की मरम्मत का कार्य करती हैं, ठीक है ना। मरम्मत मतलब जो टूटा फूटा है या कुछ कार्य नहीं कर रहा उसके मरम्मत कार्य करता है स्टेम कोशिका। मतलब स्टेम कोशिका ऐसे कोशिका जो कि बार बार क्या होती है, ये होती है विभाजित होकर अपनी तरह की नए कोशिका क्या करती हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोशिकाएं वंशज कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसको बोलते हैं स्टेम कोशिका, ये बार बार बनती जाती है। उदाहरण देखिए, अस्थि मज्जा एवं पाचन तंत्र में स्टेम कोशिकाएं ऊतकों का नवीनीकरण तथा मरम्मत करती है, जो स्टेम कोशिका इसी के अंतर्गत है ना। ठीक, आगे हम चलते हैं नैतिक मुद्दे में। नैतिक मुद्दे में देखिए सिंपल सी बात, चलिए आगे जो आता है वो है नैतिक मुद्दे। एकदम छोटी सी पॉइंट है ना। देखिए बायो पेटेंट क्या है, क्योंकि इंग्लिश नेम में ज़्यादा आता है ना। जैव एकाधिकार है ना, तो प्रशासन द्वारा आविष्कारक को दिया गया वह अधिकार जिसके तहत वह जीव विज्ञान संबंधी किसी जैविक उत्पाद का उपयोग अर्थोपार्जन में कर सकता है ना। चलिए, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने किसी चीज की खोज करी या आविष्कार करा, ठीक है, आविष्कार करी, ठीक है ना। अब ये जो चीज है वो राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, या राज्य लेवल पर शासन ने अधिकृत कर लिया, ठीक है। मतलब कहा जाए कि ये जो बना हुआ जो सामान है वो शासन के लिए बनाया गया, ओनली यूज फॉर है ना गवर्नमेंट। ओके, तो इसको यदि कोई ये व्यक्ति यूज करता है अपने फायदे के लिए तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ना। तब क्या होता है कि जो व्यक्ति ने इसको बनाया है, आविष्कार किया है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यही क्वेश्चन है ना। तो वो व्यक्ति उसका यूज अपने अर्थोपार्जन अर्थ मतलब धन के लिए कर सकता है, अर्थोपार्जन के लिए कर सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग बायो पेटेंट, जैव एकाधिकार। जैविक चीज़ों की उसने खोज करी है ना, आविष्कार करी है ना, उसका वो यूज़ कर सकता है, ठीक है, बट दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता उसका यूज़, यही बोला गया है। अब इसको अब आविष्कार किया है उसको उपयोग करेगा, इसके लिए ना इस व्यक्ति को जिसने आविष्कार किया उसको ना प्रशासन द्वारा क्या दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं जैव एकाधिकार, है ना। तो प्रशासन द्वारा आविष्कारक को, ये आविष्कारक है, दिया गया वह अधिकार जिसके तहत वह जीव विज्ञान संबंधी किसी जैविक उत्पाद का उपयोग अर्थोपार्जन में कर सकता है, जैव एकाधिकार कहलाता है, ठीक है। मतलब उसको अधिकार है, क्यों उन्होंने क्या किया है, उसका आविष्कार किया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग बायो पेटेंट। आगे आता है जैव डकैती, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो पिरेसी बोलते हैं इसको, बायो पिरेसी। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि नाम इंग्लिश में आता है अधिकतर, ये नहीं आता है, जब बायो पिरेसी करके आता है। तो किसी देश के जैविक संसाधनों या उसके परंपरागत ज्ञान का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए करना ही जैव डकैती कहलाता है। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है जो कि अमेरिका में बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ के जो आविष्कारक है वही इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके टेक्निक का, और ये प्रोडक्ट और बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं दूसरे देश के ठीक है ना, जो वैज्ञानिक हैं वो इसके मेथड को, जो बनाने का तरीका है ना, उसका यूज़ करता है और अपने देश में ये बनाना शुरू कर देता है जो प्रोडक्ट है वो, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग जैव डकैती की, है ना। मतलब कहा जाए, मतलब इसके जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग खुद करता है अपने लिए, अपने लाभ के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं जैव डकैती, ठीक है ना। जैव डकैती के आधार पर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, जैसे मतलब सभी को, जैसे कि एक चीज़ बताता हूँ, नीम
नीम के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। ये जो नीम है, इस नीम के लिए कहा जाए यूएस, एक है था यूएस, है ना, और एक होता है बहुराष्ट्रीय WR ग्रेस, बहुराष्ट्रीय WR ग्रेस। इन दोनों जने को पूरा ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीम का एक अधिकार प्राप्त था। किसका एक अधिकार प्राप्त था? नीम का। मतलब ये क्या कर सकते हैं, नीम से संबंधित जितने भी कार्यवाही है या नीम में जितने भी प्रोडक्ट है ये निर्माण कर सकते थे यूएस और ये WR ग्रेस, है ना। तो यहाँ पर यूएस को एक अधिकार था, किसमें? नीम पर था, ठीक है। लेकिन भारतवासी नीम को यूज़ बहुत पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि भारत के लोग इसका जैव डकैती कर रहे हैं, मतलब कहा जाए नीम का यूज़ कर रहे हैं, जबकि नीम का एक अधिकार हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्लियर किया गया कि नीम का एक अधिकार भले ही आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन इसका उपयोग वो भारतवासी कई करोड़ वर्षों से कर रहे हैं, है ना। मतलब नीम के कीटनाशी का यूज़, नीम का जो है कीटनाशी है उसका यूज़ करते हैं, कीटनाशी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई, फिर 2005 में ना इसको निरस्त किया, मतलब कहा जाए इस अधिकार को निरस्त किया गया, ठीक है ना। ऐसा तो किसी देश के जैविक संसाधनों या उसके परंपरागत ज्ञान का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए करना ही जैव डकैती या बायोपैरेसी कहलाता है। मतलब हम लोग क्या यहाँ पर भारत देश वाले क्या कर रहे थे, बोलते हैं कि यूएस के को अधिकार मिला है नीम के लिए और उसको हम लोग नॉर्मल अपने लाभ के लिए स्वयं के उपयोग के लिए करते थे, ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में नीम का उपयोग हम लोग बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडियन है ना।